एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब की इस क्लास में हम करेंगे हरियाणा जीके की मैराथन क्लास। इस मैराथन क्लास में हम हरियाणा जीके की थोड़ी सी थ्योरेटिकल क्लास भी देखेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। हरियाणा जीके के 100 क्वेश्चन, 100 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। सभी का डिटेल में आपको सॉल्यूशन कराएंगे। सारे के सारे हरियाणा जीके से संबंधित रहेंगे। ये क्लास हरियाणा का कोई पेपर हो, जैसे सीईटी मेंस का हो, ग्रुप डी का हो, हरियाणा पुलिस का हो, हरियाणा जीके हर पेपर में पूछी जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास आपकी रहने वाली है। हरियाणा जीके मैराथन क्लास 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दिखा दूंगा हरियाणा के बारे में। उसके बाद हम वो एमसीक्यू करेंगे ताकि हमें पढ़ने में दिक्कत ना आए। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वो है नॉलेज हब 7900। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दिया जाएगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। हरियाणा जीके से संबंधित है। सारे के सारे क्वेश्चन हरियाणा जीके के रहने वाले हैं। पहला प्रश्न जो दिया है, तो पहला प्रश्न है कि भारत में हरियाणा की भौगोलिक स्थिति किस दिशा की ओर है। यानी कि मान लो ये भारत का मैप है पूरा, तो हरियाणा किस दिशा में है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो हरियाणा कौन सी दिशा में है भारत के हिसाब से, वो बताना है हमें। देखो प्रश्न जो है, हम जो 100 प्रश्न करने वाले हैं उनका आंसर देने से पहले एक बार हम ब्रीफ में थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं हरियाणा का भौगोलिक परिचय, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का रिटर्न में आंसर यहीं पर मिलेगा। फिर एमसीक्यू करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसमें है कि हरियाणा भारत का एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी कि हरियाणा कहीं भी समुद्र को टच नहीं करता या और दूसरे किसी अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देश को भी टच नहीं करता। हरियाणा लैंड लॉक का तो मतलब है कि समुद्र को टच नहीं करता, चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है। समुद्र को टच करने का मतलब है जैसे गुजरात से लेकर दक्षिण भारत का ये इधर सारा पश्चिम बंगाल तक के सारे, कोई किसी समुद्र वगैरह को टच करता है, कोई बंगाल की खाड़ी को, कोई अरब सागर को। लेकिन हरियाणा जो है वो बीच में है, मतलब लैंड लॉक है चारों तरफ से। आगे कि हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है। कैसा राज्य है? उत्तर पश्चिम राज्य। जो पहला प्रश्न हमारा पूछा गया था, हरियाणा की लोकेशन क्या है भारत के हिसाब से, तो यह है उत्तर पश्चिम राज्य। उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर है हरियाणा भारत के अंदर। आगे है कि यह 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। देखो हरियाणा की लोकेशन देख लो, ये भी क्वेश्चन आगे आएगा। 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश है, ध्यान रखना। ये तो होगी अक्षांश। और देशांतर रेखा की बात करें तो 74 डिग्री 27 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36.5 मिनट तक ये है पूर्वी देशांतर। कौन सी देशांतर है? पूर्वी देशांतर। हरियाणा की लोकेशन देखो अक्षांश और देशांश में। अक्षांश तो है उत्तरी अक्षांश और देशांतर है पूर्वी देशांतर। अक्षांश रेखाएं तो होती है ऐसे गोल गोल, देशांतर होती है ऐसे लंबी लंबी ग्लोब के ऊपर। तो अक्षांश रेखा की बात करें तो उत्तरी अक्षांश, देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर। उत्तरी अक्षांश कितने से कितना है? 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट। और देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 27 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36.5 मिनट। ये पूर्वी देशांतर है। देखो आपको दिखा देता हूँ कौन सा है। अक्षांश तो देखो ये है 30.5 डिग्री 55 मिनट, ये पूर्वी देशांतर 74 डिग्री का। और अक्षांश का है ये रहा 27 डिग्री 39 मिनट और ये पूर्वी देशांतर। ये है पूरी हरियाणा की लोकेशन। उत्तरी अक्षांश यहाँ से शुरू होता है, यहाँ खत्म। पूर्वी देशांतर यहाँ से शुरू होता है लेफ्ट से और राइट पे खत्म। ये है हरियाणा की लोकेशन। ठीक है। आगे हरियाणा बना कब था? तो हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, मंगलवार था उस दिन। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर बना था। और हरियाणा किस आधार पर बना था? भाषा के आधार पर बना था। हरियाणा भाषा के आधार पर बना था, ये ध्यान रखना। हरियाणा भारत का 17वां राज्य था। और कौन सा संविधान संशोधन था? 18वां। 18वें संविधान संशोधन के तहत भारत का 17वां राज्य बना था हरियाणा भाषा के आधार पर। लेकिन एचएसएससी ने इसको कई बार कहा कि 7वें संशोधन के अनुसार भी माना है, क्योंकि 7वां संशोधन हुआ था तो उसमें आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। तो भाषा के आधार पर देखे जाए तो ये 7वां संशोधन था। लेकिन वैसे संविधान का 18वां संशोधन था जब भारत का 17वां राज्य बना हरियाणा।
आकार कैसा है? पतंग का आकार है, एक षटकोण या पतंग का आकार है, विषमबाहु चतुर्भुज का आकार है। ठीक है, ये तो है सारी बेसिक जानकारी। अब हम प्रश्न देखते हैं फटाफट। तो पहले प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम राज्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की अक्षांश विस्तार है? देखो अक्षांश का हमने पढ़ा था, कौन सा अक्षांश था? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश था 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें दक्षिण अक्षांश, इसमें पूर्वी अक्षांश दे रखा है और इसमें नन ऑफ द। तो हमारा कौन सा था? उत्तरी अक्षांश 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट तक। ये हरियाणा की लोकेशन है उत्तरी अक्षांश के हिसाब से। ऑप्शन ए उत्तर होगा। अगला है प्रश्न नंबर 3, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को छूती है? तो 5 राज्यों को। ये आगे जो थोड़ी दिखाई थी उसमें आगे आएगा। फिलहाल 5 राज्य ध्यान रखना, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड। एक पेपर हुआ था ग्रुप डी का, उसमें एचएसएससी ने 4 राज्य माने थे, उत्तराखंड नहीं माना थे, ध्यान रखना ये भी आप। इसका उत्तर आएगा 5, ऑप्शन सी करके। सवाल नंबर 4 देखो, प्रश्न नंबर 4, हरियाणा का देशांतरी विस्तार। देखो देशांतर पढ़ा, कौन सा था? पूर्वी देशांतर। कौन सा था? पूर्वी देशांतर। तो ऑप्शन सी डी तो कट गया। 74 डिग्री 27 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट। अच्छा, ये यहाँ पे पश्चिमी देशांतर लिख रखा है, ये गलत है, ऑप्शन ए गलत है, ये ऑप्शन बी सही है, पूर्वी देशांतर। ये पश्चिमी देशांतर है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी सही है इसका। हरियाणा का देशांतर विस्तार आएगा 74 डिग्री 27 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है। देखो हरियाणा की लोकेशन के हिसाब से चारों जिले हम देखते हैं, सबसे उत्तर में कौन है, सबसे दक्षिण का, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी। देखो ये है हरियाणा का मैप, ये है पूरा हरियाणा हमारा। ठीक है, ऊपर है उत्तर दिशा, नीचे है दक्षिण दिशा, और एक साइड पूर्व है, एक साइड पश्चिम है। तो सबसे उत्तर की बात करें, सबसे ऊपर, तो यहाँ पे है पंचकुला। सबसे उत्तरी बिंदु हरियाणा का पंचकुला है, और पंचकुला में कौन सी जगह? शाहपुर नामक गांव है। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट पूछे तो पंचकुला सबसे उत्तर में। सबसे पश्चिम में है चौटाला गांव, सिरसा जिले के अंदर, सिरसा जिला चौटाला गांव। उसके बाद बात करते पूर्व में, तो सबसे पूर्व में आएगा ये यमुनानगर, ताजेवाड़ा जो हथिनीकुंड बैराज जहाँ पे, वो सबसे पूर्वी बिंदु यमुनानगर जिला है। सबसे पश्चिम में सिरसा, सबसे उत्तर में शाहबाद पंचकुला। अब बात करते सबसे दक्षिण की, तो दक्षिण में है मेवात, नू का दोहा गांव। ठीक है, ये चारों ध्यान रखना है। हरियाणा की सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है राजस्थान के साथ। हरियाणा का क्षेत्रफल है 14,212 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है। हरियाणा की सीमा 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ से। ये हरियाणा की लोकेशन है, सारी चीज़ें ध्यान रखना। सबसे उत्तर में पंचकुला, शाहपुर, सबसे दक्षिण में दोहा नू के अंदर, सबसे पूर्व में ताजेवाड़ा यमुनानगर, सबसे पश्चिम में चौटाला गांव सिरसा के अंदर। हरियाणा का क्षेत्रफल देखो ये कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबसे उत्तर में शाहपुर गांव है पंचकुला के अंदर, दक्षिण में दोहा गांव मेवात के अंदर, पूर्व में ताजेवाड़ा यमुनानगर के अंदर, और पश्चिम में चौटाला गांव सिरसा के अंदर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा कितने नंबर पर है? 20वें नंबर पर। वैसे कौन सा राज्य बना था? 17वां बना था। भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है, जनसंख्या के हिसाब से 18वां राज्य है। ठीक है, हरियाणा की सीमा 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। ये सारी जानकारी हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला पंचकुला, पंचकुला का शाहपुर। छठा प्रश्न है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखो, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी हरियाणा की कितनी है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते। अच्छा ध्यान रखना, ये जो जानकारी है सारी की सारी 2011 के सेंसस के आधार पर, 2011 की जनगणना के आधार पर। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और पूरे देश का कितना था? 382। 2011 की बात हो रही है, आज से 15 साल पहले का डाटा। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से, क्योंकि उसके बाद तो जनगणना अब चल रही है।
2011 के हिसाब से 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये हरियाणा की पॉपुलेशन डेंसिटी थी, जनसंख्या घनत्व, और पूरे देश का था 382। तो हरियाणा की बहुत ज़्यादा है, लगभग डबल के करीब। हरियाणा की जनसंख्या 2011 के हिसाब से 2.53 करोड़। ग्रामीण जनसंख्या घनत्व 391 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। शहरी जनसंख्या घनत्व 4475 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर शहर में रहते 4475 व्यक्ति और गांव में रहते 391 व्यक्ति। ये है जनसंख्या घनत्व का। ओवरऑल जनसंख्या घनत्व 573 है हरियाणा का। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले की है, तो वो फरीदाबाद की। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद का है और सबसे कम है सिरसा जिले का। फरीदाबाद का 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सिरसा का है 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये है हरियाणा की जनसंख्या घनत्व 2011 का डाटा। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी थी? ये तो सारा ही एग्जैक्ट डाटा दे रखा है पॉइंटों में। भाई हमने अभी पढ़ा था 2.53 करोड़ थी, लेकिन इसने एग्जैक्ट पूछा है तो कितनी थी? हरियाणा सरकार की ऑफिशियल साइट से हमें डाटा देख लेते हैं। तो अब देखो क्षेत्रफल कितना है, 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है, 2,53,51,462। ये है हरियाणा की जनसंख्या, 2,53,51,462। 2,53,51,462 2011 की जनगणना के हिसाब से। पुरुष कितने थे, 1,34,94,734। ये पुरुषों की जनसंख्या थी हरियाणा में। महिलाओं की जनसंख्या है 1,18,56,728। ये ऊपर वाले पुरुष है, नीचे महिला है। बच्चे कितने 0 से 6 साल के, ये है 33,80,721। अब इसमें से पुरुष बच्चे कितने हैं, लड़के कितने हैं 0 से 6 साल के, ये 18,43,000। ठीक है। महिलाओं की बात करें 15,37,000। साक्षरता दर कितनी हरियाणा की, 75.55%। ठीक है। जिले अब 23 जिला हो चुके हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी है। गांव है 7500, लगभग 7400 गांव है। तो इसमें पूछा था जनसंख्या कितनी है, तो वो है 2,53,51,462। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 2,53,51,462। प्रश्न नंबर 9 है हरियाणा का गठन कब हुआ, तो हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखो हरियाणा का सेक्स रेशियो क्या है, लिंग अनुपात हरियाणा का कितना है। ये भी डाटा ध्यान रखना 2011 के सेंसस का ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात है 879, 879, यानी कि 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। और पूरे भारत का था 943। हरियाणा का सबसे कम लिंग अनुपात था, उन राज्यों में था हरियाणा। गांव में लिंग अनुपात था 882, शहर में था 873। सबसे अधिक लिंग अनुपात कहाँ था, मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर 907। सबसे कम कहाँ था, गुड़गांव के अंदर 854। तो हरियाणा का लिंग अनुपात कितना था, 879, 879। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 879। प्रश्न नंबर 11 हरियाणा में वर्तमान में कितने जिले हैं, तो कितने जिले हैं, 23। सबसे नया जिला कौन सा बना है, हास्य बना 2025 में, दिसंबर 2025 के अंदर। अगला प्रश्न है हरियाणा की राजधानी, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। प्रश्न नंबर 13 कि हरियाणा के किस जिले का नाम सारस्वत ऋषि के नाम पर पड़ा है। हरियाणा का किस जिले का नाम सारस्वत ऋषि के नाम से पड़ा है, तो इसका उत्तर आएगा सिरसा जिला। ऑप्शन ए उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 है कि हरियाणा हाईकोर्ट कहाँ है। हरियाणा का हाईकोर्ट, तो हाईकोर्ट कहाँ है, चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के नाम से। प्रश्न नंबर 15 है गुड़गांव जिले का गुरुग्राम नाम देखो, गुरुग्राम बदला गया था, किस लिए, किससे संबंधित है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। पहले गुड़गांव था, बाद में गुरुग्राम नाम रखा गया गुरु द्रोणाचार्य के नाम से। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि भिवानी जिले का नाम किस रानी पर रखा गया, तो भिवानी का रखा रानी भवानी। ए और भी एक ही है, रानी भवानी के नाम से भिवानी जिले का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न नंबर 17 किस जिले का नाम राजा कुरु के नाम पर रखा गया है, तो राजा कुरु का संबंध था कुरुक्षेत्र से। ऑप्शन बी उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 है किस देवी के नाम पर जींद जिले का नाम पड़ा। जींद, तो जींद कौन सा मंदिर है, जयंती देवी मंदिर। तो जींद जिले का नाम किस देवी के नाम से पड़ा, जयंती देवी से। ऑप्शन सी उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 19 है कि हरियाणा के पानीपत जिले से किस ऋषि का संबंध है? तो पानीपत से संबंधित है महर्षि पाणिनि। पाणिनि, पाणिनि, पानीपत। ऑप्शन बी उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 दिया है, फरीदाबाद जिले का नाम फरीदाबाद किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? फरीदाबाद तो किसके नाम पर पड़ा था? शेख फरीद के नाम से, यानी कि बाबा फरीद का, इसलिए इसका नाम फरीदाबाद है। आगे है प्रश्न नंबर 21, हरियाणा का कौन सा शहर पार्कों का शहर और धर्म नगरी? सिटी ऑफ पार्क और धर्म नगरी, तो धर्म नगरी कौन सी है? कुरुक्षेत्र। सिटी ऑफ पार्क भी कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। अगला प्रश्न नंबर 22, हिसार जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा? हिसार, हिसार का मतलब 4 किले थे यहाँ पर, ठीक है, फिरोज जो है उससे संबंधित है हिसार। ऑप्शन सी उत्तर, ध्यान रखना 4 कुएं थे यहाँ पे, सॉरी 4 किले, कुएं नहीं 4 किले। अगला प्रश्न नंबर 23 है कि करनाल किस लिए प्रसिद्ध है? करनाल को क्या कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस। हरियाणा का पेरिस। हरियाणा का हार्ट किसे कहा जाता है? जींद जिले को, ठीक है। करनाल हरियाणा का पेरिस। हरियाणा का कांस्य नगरी, अब कांस्य नगरी यानी कि पित्तल नगरी, किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को। कांस्य नगरी रेवाड़ी। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है कि हरियाणा कौन सा जिला कपास का शहर यानी कि कॉटन सिटी कहलाता है? देखो सभी शहर डिस्ट्रिक्ट का नाम ध्यान रखना, कौन सा जिला किस नाम से जाना जाता है? तो कॉटन सिटी पलवल को। अगला है कि बुनकर शहर, देखो सबने कर रखा है, बुनकरों का शहर पानीपत। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत। दरी बनाई जाती है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 27 है, उपकरणों का शहर, विज्ञान का शहर, साइंस सिटी या फिर सिटी ऑफ अपरेटस, इंस्ट्रूमेंट जो मिलते हैं, तो वो कौन सा जिला है? तो वो जिला है अंबाला। साइंस सिटी अंबाला। अगला है कि भिवानी जिले को किस रूप में जानते हैं? भिवानी जिले को तो भारत का क्यूबा भी कहा जाता है, मंदिरों का शहर भी, हरियाणा की छोटी काशी भी कहा जाता है। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। क्यूबा भी कहा जाता है, सिटी ऑफ टेम्पल्स और काशी कहा जाता है भिवानी को। ऑप्शन डी उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 है कि हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास, तो हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास था झाड़ू फ्री। झाड़ू फ्री किसने लिखा था? राजाराम शास्त्री ने। झाड़ू फ्री राजाराम शास्त्री। प्रश्न नंबर 30 है, ट्राई सिटी कौन से है? तो ट्राई सिटी है पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। आगे है प्रश्न नंबर 31, हरियाणा का पहला समाचार पत्र कहाँ प्रकाशित हुआ था? हरियाणा का पहला न्यूज़पेपर, देखो इसके 2 आंसर है, मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। कई जगह आपको जैन प्रकाश मिलेगा और कई झज्जर हरियाणा का, दोनों दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो एक तो है कि हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र है जैन प्रकाश, जो 1885 में गुड़गांव फरूखनगर से प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक थे जियालाल जैन। एक तो आपको ये ऑप्शन में मिलेगा जैन प्रकाश भी, और दूसरा कई जगह आपको मिलेगा हरियाणा झज्जर। हरियाणा झज्जर, इसके संपादक थे पंडित दीनदयाल शर्मा और झज्जर क्षेत्र से प्रकाशित होता था। ये 2 इसके अलग अलग आंसर अलग अलग जगह पे दिए हुए हैं। कई कई जगह आपको जैन प्रकाश देखने को मिलेगा, कई कई जगह आपको मिलेगा हरियाणा झज्जर। इस प्रश्न का जो सही आंसर है, जो करेक्ट आपको लगाना है, वो लगाना है हरियाणा झज्जर, ध्यान रखना। अगर आपको ऑप्शन में दोनों नाम दिए हैं हरियाणा झज्जर और जैन प्रकाश, तो आपको लगाना है हरियाणा झज्जर के, नहीं तो दोनों नाम ध्यान रखने हैं, हरियाणा झज्जर और जैन प्रकाश। कई बार पेपर में एक ही ऑप्शन मिलता है इन दोनों में से, तो ये चीज़ ध्यान रखना। जैन प्रकाश जियालाल जैन ने करा था, हरियाणा झज्जर पंडित दीनदयाल शर्मा ने करा था। पहली प्रीफ्रेंस हरियाणा झज्जर को देनी है। तो इसमें वो कहाँ से प्रकाशित कहाँ से होता था? तो हरियाणा झज्जर नाम था और झज्जर जिले से प्रकाशित होता था। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 31 का। प्रश्न नंबर 32 है कि हरियाणा के पहले हास्य कवि कौन थे? पहले हास्य कवि तो वो थे मीर जफर जट्टाली। मीर जफर जट्टाली, ध्यान रखना, नेम तो मुस्लिम है ये, लेकिन ये हरियाणा के थे। मीर जफर जट्टाली ये हरियाणा के पहले हास्य कवि हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 32 का। प्रश्न नंबर 33 है कि हरियाणा के पहले गवर्नर कौन थे?
पहला राज्यपाल हरियाणा का, तो वो थे श्री धर्मवीर जी। श्री धर्मवीर जी हरियाणा के पहले गवर्नर। 1966 में जब हरियाणा बना था तो पहले सीएम बने थे भगवत दयाल शर्मा, उस समय हरियाणा के गवर्नर थे धर्मवीर जी। प्रश्न नंबर 34 है कि हरियाणा में पहली बार आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ स्थापित की गई थी। आर्य समाज की पहली शाखा हरियाणा में किस जगह पर स्थापित की गई थी? पानीपत, करनाल, फरीदाबाद या फिर रेवाड़ी? हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा रेवाड़ी में 1880 में स्थापित की गई थी। आर्य समाज की पहली शाखा हुई थी रेवाड़ी के अंदर 1880 में। किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1880 में रेवाड़ी में आर्य समाज की पहली शाखा खोली थी। और हरियाणा के अलावा कहाँ खोली थी इन्होंने? बम्बई में खोली थी पहले 1875 में, उसके बाद हरियाणा में 1880 में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके बाद 1886 यानी कि 80 में रेवाड़ी में खुल गई थी। 1886 6 साल बाद लाला लाजपत राय के प्रयास से हिसार में भी एक प्रमुख शाखा खोली थी। आर्य समाज की पहली शाखा रेवाड़ी में 1880, फिर 1886 में लाला लाजपत राय के प्रयासों से हिसार डिस्ट्रिक्ट में भी खोली गई थी आर्य समाज की शाखा। तो प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा रेवाड़ी। प्रश्न नंबर 35 है कि हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? पहले लोकायुक्त हरियाणा के। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त जस्टिस प्रीतम पाल थे और वर्तमान में है हरिपाल वर्मा। पहले जस्टिस प्रीतम पाल थे, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं हरियाणा पंजाब के। 2011 में ये पहले लोकायुक्त बने थे हरियाणा के, जस्टिस प्रीतम पाल। फिलहाल है हरिपाल वर्मा, 2021 में इन्होंने शपथ ली थी। दोनों नाम ध्यान रखने हैं, प्रीतम पाल पहले वाले, हरिपाल वर्मा नए वाले, अब की बार वाले। तो प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रीतम पाल सिंह। प्रश्न नंबर 36 है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, तो सीएम कौन बने थे हरियाणा के पहले? भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। प्रश्न नंबर 37 देखो, राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे तो सीएम बने थे और पहले गैर कांग्रेसी सीएम बने थे। गैर कांग्रेसी सीएम बने थे ये। इसके अलावा हरियाणा की जो विधानसभा है उसके पहले पुरुष अध्यक्ष बने थे ये। हरियाणा विधानसभा के पहले अध्यक्ष बनी थी, महिला थी श्रीमती सन्नो देवी। ठीक है, श्रीमती सन्नो देवी, वो पहली महिला भी थी और पहली अध्यक्ष भी थी। उसके बाद पहला पुरुष अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा का वो थे राव वीरेंद्र सिंह, जो आगे चल के हरियाणा के सीएम बनते हैं। ऑप्शन सी उत्तर आएगा इसका। अगला है प्रश्न नंबर 38, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। देखो ये हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष ही ये महिला बनी थी, श्रीमती सन्नो देवी। महिला भी थी और वैसे भी पहली अध्यक्ष ही थी। पहला पुरुष अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह बने थे। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900 करके। काफ़ी सारी पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिलेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणा का पहला कैंसर हॉस्पिटल कहाँ खुल रहा है? तो ये है बाड़सा झज्जर के अंदर। देखो जिस पर्सन को कॉमन पर्सन है उसकी एक्सप्लेनेशन कराने की जरूरत नहीं है, आपको पता भी है। ठीक है, बाड़सा झज्जर के अंदर पहला जो हमारा कैंसर इंस्टीट्यूट है वो ओपन होने जा रहा है। ऑप्शन ए उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 40, भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा के पहले कप्तान, यानी कि हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बना था? तो वो कौन बना था? मसूर अली खान। 1962 की बात है ये। मसूर अली खान मात्र 23 साल की उम्र में हरियाणा का टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया था। सॉरी, भारत की टेस्ट टीम का कप्तान बनाया था, हरियाणा का था ये। नवाब मसूर अली खान जो सैफ अली खान है उनके दादा परदादा है ये। ठीक है, दादा है शायद उनके, नवाब मसूर अली खान। ऑप्शन सी उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 41 है, हरियाणा में भारत और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ है? भारत छोड़ो, पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा के अंदर कहाँ पर है? वो भारत और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ है? हिसार के अंदर। कहाँ है? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसका नाम क्या है? सरकारी पशु धन फार्म, गवर्नमेंट लाइव स्टॉक फार्म हिसार के अंदर है। 1809 में इसकी स्थापना हुई थी। 40,000 एकड़ में था पहले ये, 40,000 एकड़ में, लेकिन अब ये लगभग 8,000 एकड़ में आ चुका है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशुधन प्रजनन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान है।
तो कहाँ पर है ये? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। स्थापना हुई थी 1809 के अंदर। तो प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा हिसार। प्रश्न नंबर 42 है कि हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो पहली यूनिवर्सिटी थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा का पहला और सबसे पुराना विश्वविद्यालय यानी कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी वो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। स्थापना हुई थी 11 जनवरी 1956 को। किसने करी थी? जो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी 11 जनवरी 1956 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। शुरुआत में केवल यहाँ पर एक संस्कृत विभाग की स्थापना करी गई थी, ध्यान रखना। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सबसे पहले बनी थी। अब कौन सा डिपार्टमेंट था? सिर्फ संस्कृत विभाग की स्थापना हुई थी 11 जनवरी 1956। हरियाणा का पहला कॉलेज पंडित नेकीराम कॉलेज। पहली यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार। और पहला महिला यूनिवर्सिटी वो भगत फूल सिंह महिला खानपुर कला सोनीपत। सारी चीज़ ध्यान रखनी है। इसका उत्तर आएगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है। तो प्रश्न नंबर 42 ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। प्रश्न नंबर 43 है कि हरियाणा की सबसे लंबी नदी। देखो सबसे लंबी नदी के चक्कर में यमुना और घग्गर दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं। तो सबसे लंबी नदी आएगी यमुना नदी। अगर यमुना ऑप्शन में नहीं तो घग्गर आएगी। यमुना एक तो सबसे बड़ी बात ये सदा नीरा नदी है, 12 मास इसमें पानी रहता है। लेकिन घग्गर नदी है ये मौसमी नदी है, गर्मी के मौसम में लगभग सूख जाते हैं बिना बारिश के ये। इसलिए यमुना नदी ये लगभग 320 किलोमीटर के तकरीबन है और घग्गर भी लगभग 320 से थोड़ा बहुत कम ही है। इसलिए पहला ऑप्शन यमुना नदी आएगा। अगर यमुना ऑप्शन में नहीं तो घग्गर लगाना आप। ऑप्शन ए उत्तर होगा प्रश्न नंबर 43 का। अगला है प्रश्न नंबर 44, हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? तो वो है करो। किसकी है ये? मोरनी की पहाड़ी की। मोरनी की जो पहाड़ी है उनकी सबसे ऊंची चोटी है। मोरनी की पहाड़ी किस पहाड़ी के अंदर आता है? किसके अंदर आता है? यह आता है शिवालिक रेंज के अंदर। शिवालिक क्षेत्र के अंदर आती है मोरनी की पहाड़ी। ध्यान रखना शिवालिक क्षेत्र यमुनानगर, अम्बाड़ा और पंचकुला 3 जिलों के अंदर है। पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर उत्तर हरियाणा में। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो है। ऊंचाई है 1467 मीटर यानी कि लगभग 4813 फीट। ये ध्यान रखना है 1467 मीटर 4813 फीट। पंचकुला जिले में मोरनी की पहाड़ियों की है। पंचकुला जिले के अंदर है मोरनी की पहाड़ियाँ। उसकी सबसे ऊंची चोटी करो, ऊंचाई है 1467 मीटर। फीट में पूछे तो 4813 फीट। तो 44 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई जरूर ध्यान रखना। अगला है भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा का सर्वाधिक वन क्षेत्र। देखो सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा है पंचकुला के अंदर। नंबर 1 पंचकुला और नंबर 2 पर है यमुनानगर। ये दोनों ध्यान रखने हैं। कई बार ऑप्शन में पंचकुला नहीं मिलता, यमुनानगर मिलता, तो दोनों ऑप्शन ध्यान रखने हैं। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है पंचकुला और दूसरे नंबर पर यमुनानगर के अंदर है। तो इसमें पंचकुला दिया तो ऑप्शन सी उत्तर लगा देना। अगर पंचकुला नहीं हो तो यमुनानगर आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा। प्रश्न नंबर 46 है कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला। तो क्षेत्र देखो, अगर ये नहीं पूछा जाए किस हिसाब से, तो हमें क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है, जनसंख्या के। अगर ये पूछा जाए सिंपल सबसे बड़ा जिला कौन सा, इसका मतलब वो एरिया के हिसाब से पूछ रहा है। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो वो लिख के देगा उसमें कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा कौन सा जिला है। सबसे बड़ा जिला मतलब एरिया के हिसाब से, और वो कौन सा है? सिरसा जिला। सबसे बड़ा जिला है सिरसा। प्रश्न नंबर 47 है कि हरियाणा में सबसे बड़ा चावल उत्पादक जिला। सबसे ज़्यादा चावल हरियाणा के किस जिले में होते हैं? नहीं पता तो ये देखो, धान का कटोरा। धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? करनाल को। करनाल को सबसे ज़्यादा चावल होते हैं करनाल के अंदर, इसलिए इसको धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है करनाल को। ऑप्शन बी आंसर ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 48, हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। देखो ये है प्रश्न अगला। उसने पूछा सबसे बड़ा जिला, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सिरसा। सर्वाधिक जनसंख्या, तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर है। सबसे अधिक जनसंख्या फरीदाबाद के अंदर, लेकिन फरीदाबाद क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा भी है, ये भी ध्यान रखना। एरिया के हिसाब से फरीदाबाद छोटा है, लेकिन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा फरीदाबाद के अंदर है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 49 है कि हरियाणा का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला। सबसे अधिक लिटरेसी रेट। ये पेपर तो एक बार पूछा गया था शायद पहले वाले सीटी के अंदर। सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? गुड़गांव के अंदर।
गुड़गांव के अंदर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है और सबसे कम कहाँ है? मेवात के अंदर। सबसे अधिक साक्षरता गुड़गांव के अंदर, सबसे कम साक्षरता दर मेवात के अंदर है। आगे दिया प्रश्न नंबर 50, कौन सा हरियाणा का सबसे बड़ा पशुपालन जिला है? देखो सबसे बड़ा पशु फार्म भी कहाँ था? हिसार के अंदर था। पशुपालन जिला भी हिसार के अंदर है। सबसे अधिक भैंस जो पाई जाती है वो हिसार के अंदर ही पाई जाती है। सबसे बड़ा पशुपालन जिला भी हिसार ही आएगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर रहेगा प्रश्न नंबर 50 का। प्रश्न नंबर 51 है कि हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देखो जनसंख्या के हिसाब से पूछा, पॉपुलेशन सबसे कम, तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो है पंचकुला के अंदर। हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। सबसे अधिक जनसंख्या फरीदाबाद के अंदर है। तो इसमें सबसे कम जनसंख्या वाला पूछा तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 51 का। प्रश्न नंबर 52 देखो, हरियाणा का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला। देखो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ था? पंचकुला और फिर यमुनानगर। अब इसने पूछा सबसे कम कहाँ कहाँ है? सबसे कम, तो सबसे कम तो है एक तो पलवल में, एक है फतेहाबाद के अंदर। पलवल और फतेहाबाद के अंदर। तो इसमें पलवल ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 52 का। प्रश्न नंबर 53 है, हरियाणा वित्त निगम का मुख्यालय हरियाणा फाइनेंस कॉर्पोरेशन HFC, तो इसका वो है सेक्टर 17 चंडीगढ़ के अंदर। हरियाणा वित्त निगम का हेडक्वार्टर कहाँ है? सेक्टर 17 चंडीगढ़ के अंदर है। प्रश्न नंबर 54 है कि हरियाणा का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? सबसे कम तो वो कौन सा है? मेवात जिला। सबसे अधिक गुड़गांव वाला हमने करा था, सबसे कम कहाँ है? मेवात के अंदर है। प्रश्न नंबर 55 है कि हरियाणा भंडारण निगम यानी कि हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन HWC, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो बताओ और इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताओ। तो देखो इसमें हरियाणा राज्य भंडारण निगम यानी कि हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1967 को। हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन 1 नवंबर 1967 किससे अलग होकर बना था? पंजाब स्टेट वेयर हाउस जो कॉर्पोरेशन है उससे अलग होकर हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन बनाया गया था। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? पंचकुला। देखो इनका हेड ऑफिस जरूर ध्यान रखना, कई बार पेपर पूछ लेते हैं छोटे छोटे प्रश्न भी। इसका मेन काम क्या है इसका? कि किसान, सरकारी एजेंसी और व्यापारी को कृषि उत्पाद और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के लिए वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं प्रदान करना है। तो हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी 1967 में। हेड ऑफिस कहाँ है इसका? पंचकुला के अंदर है। पंजाब स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन से अलग होकर इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, हरियाणा खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड HKVI, हरियाणा खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड जो है कॉर्पोरेशन जो है बोर्ड है, इसकी स्थापना कब हुई थी? खाद्य और ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। हरियाणा खाद्य और ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1969 को। कई जगह 19 फरवरी लिख रखा, कई जगह 1 फरवरी, लेकिन ये ध्यान रखना फरवरी 1969 में स्थापना हुई थी हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड की। खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड 1 फरवरी 1969। इसका काम क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्राम उद्योग को बढ़ावा देना, उत्पादन करना और रोजगार के अवसर पैदा करना। इसका गठन किससे हुआ था? पंजाब खाद्य और ग्राम उद्योग अधिनियम के तहत। देखो हरियाणा बना था तो जो पंजाब के नाम थे उनको हटाकर हरियाणा लिख दिया था। स्टेट हाउस जो वेयर हाउस था वो पंजाब था, उससे अलग करके हरियाणा बना दिया था। ऐसे ही हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड बनाया गया। यह एक वैधानिक निकाय है, ये ध्यान रखना। कैसा है? वैधानिक निकाय है और हेडक्वार्टर का इसका भी पंचकुला। खादी और ग्राम उद्योग एक वैधानिक निकाय है, हेडक्वार्टर पंचकुला के अंदर है इसका भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फरवरी 1969। तो प्रश्न नंबर 56 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। 1 फरवरी 1969 को हुई थी इसकी स्थापना खादी ग्राम उद्योग की। एक चीज़ ध्यान रखना, इस क्लास की PDF के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है नॉलेज हब 7900 करके। आप नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। काफ़ी सारा स्टडी मेटेरियल, काफ़ी सारी PDF आपको वहाँ पर मिलने वाली है। आगे है प्रश्न नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, हरियाणा राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। हरियाणा राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 20 दिसंबर 1999 को। हरियाणा राज्य महिला आयोग का गठन, इसके हेड कौन है? रेणु भाटिया। रेणु भाटिया हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन की हेड है।
इसमें एक चेयरमैन, एक डिप्टी चेयरमैन और 5 इसके सदस्य होते हैं। टोटल 7 मेंबर्स की एक टीम होती है ये। एक चेयरमैन, एक डिप्टी चेयरमैन और 5 इसके सदस्य रहेंगे अलग से। हेड ऑफिस कहाँ है इसका भी? पंचकुला के अंदर है। हरियाणा राज्य महिला आयोग का महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जो भी किसी प्रकार की शिकायतें उनके लिए बनाया गया है हरियाणा राज्य महिला आयोग। अगला प्रश्न है कि हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब इस प्रश्न को एक बार पेपर में पूछा गया था, HPGCL की फुल फॉर्म क्या है? इसको शॉर्ट फॉर्म में HPGCL कहा जाता है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके अलावा एक होता है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और एक होता है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। ये भी ध्यान रखना, बिजली के ये सारे के सारे UHBVN और DHBVN, HPGCL, इन सभी की फुल फॉर्म याद रखने। पेपर में इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है सीधी सीधी। अब पूछा HPGCL का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका पंचकूला के अंदर। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे अलग अलग नॉर्मली अलग, जैसे भिवानी बोर्ड है, जो हरियाणा बोर्ड है, जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, ये कहाँ है? भिवानी के अंदर है। एक है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, ये हिसार के अंदर है। बाकी लगभग 90% तो पंचकुला में है, कोई थोड़े बहुत चंडीगढ़ या फिर बचे हुए 1-2 गुड़गांव में है। अगर आपको तुक्का मारना कुछ नहीं ज्ञान तो आप पंचकुला पे तुक्का मार देना हेडक्वार्टर में, अगर बिल्कुल नहीं पता तो की बात है, ठीक है? बिल्कुल नहीं आता तो आप पंचकुला पे ही तुक्का मारना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, किसे हरियाणा के गांधी के नाम से जाना जाता है? हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? चौधरी छोटूराम, चौधरी भजनलाल, चौधरी देवीलाल या फिर मूलचंद जैन को? बाबू मूलचंद जैन को हरियाणा के गांधी के रूप में जाना जाता है। मूलचंद जैन जी को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट है भूदान आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति अटूट निष्ठा के लिए उपाधि दी गई थी। मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। कहाँ से संबंधित थे ये? तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका हुआ था 20 अगस्त 1915 को सोनीपत जिले के अंदर। 20 अगस्त 1915 सोनीपत में इनका जन्म हुआ था। एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, विधायक भी रह चुके, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन और भूदान आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। जो मूलचंद जैन जो है सोनीपत से, इनको हरियाणा का गांधी कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 59 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, मूलचंद जैन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 60 है कि कौन सा सम्राट शिलादित्य के नाम से प्रसिद्ध है? शिलादित्य की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये मिली थी राजा हर्षवर्धन को। वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक था, ठीक है, हर्षवर्धन। राजधानी कहाँ थी इसकी? थानेश्वर। राजधानी कहाँ थी इसकी? थानेश्वर, ठीक है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, हर्षवर्धन। अगला है ममता खरब को किस उपनाम से जाना जाता है? ममता खरब भारतीय हॉकी टीम की, महिला हॉकी टीम की, फीमेल हॉकी टीम की कैप्टन रह चुकी है ममता खरब। हरियाणा से इसका संबंध है और इनको क्या कहा जाता है? इनको गोल्डन गर्ल कहा जाता है। इनको गोल्डन गर्ल कहा जाता है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 61 का। प्रश्न नंबर 62, किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 62 62 नंबर में किसानों का मसीहा, तो किसानों का मसीहा कहा जाता है चौधरी छोटूराम जी को। चौधरी छोटूराम को किसानों का मसीहा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 63 दिया है कि हरियाणा के किस व्यक्ति को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? केसर ए हिंद की उपाधि किस हरियाणवी व्यक्ति को दी गई थी? हरियाणा के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता राय बहादुर लाला मुरलीधर। देखो नाम था लाला मुरलीधर, इनको एक उपाधि मिली हुई थी राय बहादुर की भी। राय बहादुर लाला मुरलीधर को ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। साथ में इन्होंने पंजाब के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। लाला मुरलीधर को राय बहादुर लाला मुरलीधर केसर ए हिंद की उपाधि दी गई और पंजाब का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है लाला मुरलीधर को। आगे है इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पलवल के अंदर 1885 को, ठीक है ना, सॉरी, इनका जन्म पलवल में हुआ था। इन्होंने 1885 में कांग्रेस अधिवेशन में अम्बाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था। 1885 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने अम्बाड़ा से प्रतिनिधित्व किया था लाला मुरलीधर ने। जन्म हुआ था पलवल के अंदर।
जलियांवाला बाग और रोलेक्ट एक्ट के विरोध में इन्होंने केसर ए हिंद और राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछी गई है ये बात। हरियाणा की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेक्ट एक्ट के विरोध में केसर ए हिंद और राय बहादुर दोनों उपाधि त्याग दी थी लाला मुरलीधर ने। लाला मुरलीधर को राय बहादुर की भी उपाधि दी गई थी, केसर ए हिंद की भी, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी कहा जाता था। तीनों ध्यान रखने, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये। पलवल में इनका जन्म हुआ था। तो प्रश्न नंबर 63 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा लाला मुरलीधर। प्रश्न नंबर 64 है, हादी है हरियाणा उपनाम से किसे जाना जाता है? तो वो है हजरत मोहम्मद को, शाह मोहम्मद, शाह हजरत मोहम्मद इसका नाम है। इसको हादी है हरियाणा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, समाज सेवी थे कि। प्रश्न नंबर 65, स्टील किंग किसे कहा जाता है? स्टील किंग तो ये है वो हिसार वाले नवीन जिंदल जो अभी एमपी बना हुआ है, सावित्री जिंदल, तो ये है ओम प्रकाश जिंदल। इसको स्टील किंग ऑफ हरियाणा कहा जाता है। स्टील का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है जिंदल वाला, तो ओम प्रकाश जिंदल को स्टील किंग ऑफ हरियाणा कहा जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है कि हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हरियाणा केसरी, तो इसका आंसर आएगा पंडित नेकीराम। पंडित नेकीराम एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रसिद्ध राजनेता थे पंडित नेकीराम। ठीक है, 1960 से 1972 के दौरान वे संसद सदस्य थे, राज्यसभा के सदस्य थे भी। राज्यसभा के मेंबर थे ये लगातार 12 साल, 1960 से 72 तक राज्यसभा के सदस्य और संसद सदस्य रह चुके हैं। हरियाणा से इनका संबंध था पंडित नेकीराम का, रोहतक से। तो प्रश्न नंबर 66 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा पंडित नेकीराम शर्मा। प्रश्न नंबर 67 है कि हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? नेशनल ट्री, स्टेट ट्री, सॉरी, हरियाणा का स्टेट ट्री कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष है पीपल, और पीपल का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस रेलिजियोसा। फाइकस रेलिजियोसा इसको साइंटिफिक लैंग्वेज, वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं। संस्कृत में इसको अश्वत्थ कहा गया, ये है इंपॉर्टेंट। अश्वत्थ पीपल को संस्कृत भाषा में कहा गया, जो हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। पेपर में इन तीनों नाम में से कोई भी मिल सकता। पीपल आपने रट रखा है, फिकस रेलिजियोसा और अश्वत्थ, ये तीनों नाम ध्यान रखने हैं आपको। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 67 का। प्रश्न नंबर 68 है कि अत्याधुनिक हरियाणा के शिल्पकार किसे कहा जाता है? मॉडर्न जो हरियाणा उसका शिल्पकार, तो वो कहा जाता है चौधरी बंसीलाल को। चौधरी बंसीलाल, क्योंकि 1970 तक इन्होंने पूरे हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी थी। वो बात अलग है लाइट आए ना आए, लेकिन सभी तक बिजली पहुंचा दी थी एक बार। दूसरी बात, इन्होंने सड़कें बहुत बनवाई थी चौधरी बंसीलाल जी ने। आधुनिक हरियाणा का शिल्पकार कहा जाता है। हरियाणा बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था इनका, यानी कि 1970 में सारे गाँव में बिजली पहुँचा दी, खूब सारी सड़कें बनवाई, शहरों को गाँव को आपस में जोड़ने का बहुत अच्छा काम किया था चौधरी बंसीलाल। ऑप्शन सी उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 69 है कि कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय पक्षी? तो पक्षी कौन सा है? काला तितर। काला तितर ऑप्शन में नहीं, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लैक फ्रैंकोलिन। ब्लैक फ्रैंकोलिन इसको कहा जाता है। ऑप्शन डी उत्तर हो जाए क्वेश्चन नंबर 69 का, काला तितर हिंदी में बोलते हैं। प्रश्न नंबर 70 है, स्टेट फ्लावर, राज्य का पुष्प कौन सा है? हरियाणा का राज्य पुष्प कौन सा है? हरियाणा का राज्य पुष्प कमल, इंग्लिश में बोलते हैं लोटस। उसका साइंटिफिक नेम क्या है? नेलुम्बो न्यूशिफेरा। नेलुम्बो न्यूशिफेरा इसका साइंटिफिक नेम है। कमल जो हो भारत का भी राष्ट्रीय फूल है और हरियाणा का भी राजकीय पुष्प है। भारत और हरियाणा का एक ही फूल है कमल, तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका, लोटस, कमल। प्रश्न नंबर 71 है, हरियाणा का स्टेट खेल कौन सा? राज्य खेल तो कौन सा है? कुश्ती। कबड्डी नहीं लगाना, कुश्ती लगाना, ध्यान रखना। हरियाणा का राज्य पशु तो वो कौन सा आएगा? काला हिरण, यानी कि ब्लैक बक। कई जगह नील गाय भी उत्तर में मिलेगा, ध्यान रखना। नील गाय या फिर काला हिरण या फिर ब्लैक बक। अगला है कि किस ग्रंथ में हरियाणा राज्य को हरि बाणक शब्द से संबोधित किया गया है? हरियाणा को हरि बाणक शब्द, और ये कहा अखंड प्रकाश ने। अखंड प्रकाश जो किताब पुस्तक है उसमें, इस ग्रंथ के अंदर हरियाणा को हरि बाणक कहा गया है। किसने लिखी थी ये? पंडित धरणीधर ने लिखी थी। पंडित धरणीधर की एक किताब ग्रंथ है अखंड प्रकाश, उसमें हरियाणा को हरि बाणक कहा गया है। ऑप्शन डी उत्तर होगा प्रश्न नंबर 73 का। प्रश्न नंबर 74 है कि किस किताब में कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र कहा गया है? देखो,
कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र की संज्ञा किस में दी है? तो वो दी गई है भागवत गीता के अंदर। भागवत गीता के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने इसको धर्म क्षेत्र कहा है। और कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र किसमें कहा गया है? हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र वो कहा गया स्कंद पुराण के अंदर। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन डी उत्तर होगा प्रश्न नंबर 74 का। प्रश्न नंबर 75 है कि प्राचीन काल में कौन सा महाजनपद हरियाणा तक फैला हुआ था? कौन सा महाजनपद हरियाणा में फैला हुआ था? देखो पहले कितने महाजनपद थे? 16, वल्ली, अंग, ये कई करके, उज्जैनी, मगध, ये सारे। तो उसमें से हरियाणा में कौन सा था? तो हरियाणा में था कुरु। कुरु से ही कौन से बने थे? कौरव बने थे ना, कुरु वंश के। तो हरियाणा में कुरु महाजनपद फैला हुआ था। कुरु कौरव से संबंधित याद तक कुरुक्षेत्र के। ऑप्शन डी उत्तर रहेगा इसका प्रश्न नंबर 75 का। अच्छा, इनकी राजधानी क्या थी? कुरुवंश की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ राजधानी थी इनकी। इंद्रप्रस्थ जिसको वर्तमान में दिल्ली बोलते हैं, वो कुरुवंश की राजधानी, कुरु महाजनपद की राजधानी थी वो। प्रश्न नंबर 76, किस शताब्दी के बाद लोग राज्य को हरियाणा नाम से जानने लगे? तो 14वीं शताब्दी के। कई जगह आपको 12वीं शताब्दी मिलेगा, कई जगह 14वीं शताब्दी मिलेगा आपको। प्रश्न नंबर 77 है कि हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राज्य का भाग था? हरियाणा राज्य, जो हरियाणा जो क्षेत्र है, वो जो मौर्य शासक कौन सा था जो उसके अंडर में हरियाणा था? हरियाणा किस मौर्य साम्राज्य के अंडर में था, ये बताओ। तो हरियाणा जो था वो अशोक के में भी था, चंद्रगुप्त मौर्य और इसका बेटा बिंदुसार, इन सभी के शासनकाल में इसके अंडर में था इनके हरियाणा। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है वो और देखते हैं वह डिटेल में। देखो हरियाणा क्षेत्र अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में था, ये बात मिलती है हमें यमुनानगर का टोपरा जो अभिलेख है अशोक का, उसमें अशोक का एक शिलालेख है टोपरा का यमुनानगर के अंदर, उस पे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है सुग, एक गांव है सुग के जो स्तूप है वहां पर भी साक्ष्य जो मिलते हैं उसमें बताया गया है। हरियाणा पर मौर्य का शासन था तो ये किस में मिलता है? एक तो टोपरा शिलालेख था अशोक का, और एक सुग का जो स्तूप मिले हैं वहां पर। दोनों चीज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों ध्यान रखनी है। यमुनानगर जिले का टोपरा अभिलेख शिलालेख और सुग के जो स्तूप मिले हैं वहां पर जो साक्ष्य है उनसे यह पता चलता है कि हरियाणा मौर्यों के अधीन था। प्रश्न नंबर 77 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 करके नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलने वाली है। आगे प्रश्न नंबर 78, हरियाणा में गणतांत्रिक व्यवस्था का संस्थापक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन सिस्टम इन हरियाणा? किस वंश को माना जाता है? सुंग वंश, मौर्य वंश, कर्ण वंश या फिर सातवाहन वंश? किस वंश के शासनकाल के बाद हरियाणा में गणतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई थी? देखो इसमें ऑप्शन है सुंग वंश, कर्ण वंश, मौर्य वंश और सातवाहन वंश। तो इसमें से आंसर आएगा मौर्य वंश। लेकिन अगर ऑप्शन में योद्धे वंश हो वो आंसर आएगा, ध्यान रखना। अगर योद्धे नहीं है तो मौर्य वंश लगाना है। गणतांत्रिक व्यवस्था के संस्थापक माना योद्धे वंश को, वो नहीं है तो मौर्य वंश लगाना है। ऑप्शन सी उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 79 है कि योद्धे गणराज्य, देखो ये रहा योद्धे गणराज्य केंद्र कौन सा था? जो सबसे बड़ा योद्धे गणराज्य था इसका केंद्र कहाँ था? भारत के अंदर। भारत के सबसे बड़े योद्धे गणराज्य का प्रमुख केंद्र था रोहतक, और इसको पहले नाम से रोहितिका नाम से जानते थे। और इसका एक रोहतक में प्रमुख किला था खोखराकोट का, जो इसकी राजधानी और टकसाल का प्रमुख केंद्र था। योद्धे गणराज्य के टकसाल जहाँ सिक्के बनते थे खोखराकोट के अंदर, योद्धे गणराज्य की राजधानी खोखराकोट, दोनों ही खोखराकोट में थी, टकसाल भी और राजधानी भी। और है कहाँ पर खोखराकोट? रोहतक जिले के अंदर है। ठीक है। योद्धा साम्राज्य मुख्य से बहुधान्य, हरियाणा को बहुधान्य प्रदेश कहा था इसमें। और ये रोहतक, हिसार, राजस्थान के गंगानगर के आसपास इसके सबूत मिले हैं। ठीक है। योद्धे गणराज्य रोहतक इसका प्रमुख केंद्र था। तो ऑप्शन में रोहतक नहीं हरियाणा है, तो हरियाणा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करके। प्रश्न नंबर 80 की खालिस्तान के पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा। देखो हमने ऊपर प्रश्न करा था, हरियाणा मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, यह सबूत हमें कहां से मिलता है? देखो हरियाणा में जो साक्ष्य, स्तूप और शिलालेख पाए गए कि मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था वो अलग अलग है। पहला तो है टोपरा का अभिलेख। टोपरा का जो अशोक का शिलालेख है, एक तो वो यमुनानगर के अंदर मौर्य सम्राट अशोक के प्रसिद्ध दिल्ली और टोपरा का जो मूल स्थान था इस शिलालेख के ऊपर बताया गया है। दूसरा है सुग, ये भी यमुनानगर के अंदर है।
इसे श्रुग्न कहा जाता था। यहाँ पर मौर्य काल के पंचमार्क वाले सिक्के, मोल्ड की हुई ईंट और मौर्य की टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली है सुग गांव के अंदर। तीसरा है चनेटी स्तूप, यमुनानगर के अंदर। देखो 3 है, टोपरा कला का शिलालेख, सुग है, यहाँ पर सिक्के वगैरह मिले हैं, और एक चनेटी स्तूप यमुनानगर के अंदर, ये भी मौर्य काल से संबंधित है, बौद्ध स्मारक है ये। तो 3 ऐसे सबूत है जिससे पता चलता है कि हरियाणा मौर्यों के अधीन था, टोपरा कला, सुग और चनेटी स्तूप। तो इसका आंसर हो जाएगा सुग। एक चीज ध्यान रखना, तीनों ही देख, चनेटी स्तूप, सुग और टोपरा कला, ये तीनों ही कहाँ है? यमुनानगर के अंदर है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है कि हरियाणा की किस टकसाल में योद्धे सिक्के डालने का काम साक्ष्य मिला? देखो हमने पढ़े थे ना अभी, योद्धे गणराज्य का केंद्र था रोहतक, और वहाँ पर थी खोखराकोट जो इसकी राजधानी थी, राजधानी भी थी और टकसाला भी थी जहाँ पर सिक्के बनते थे। तो खोखराकोट में सिक्के बनते थे योद्धे साम्राज्य के। ऑप्शन ए उत्तर होगा। हरियाणा में योद्धे गणराज्य के सिक्के सबसे पहले किस शताब्दी में मिले थे? योद्धे गणराज्य के जो सिक्के थे वो सबसे पहले किस शताब्दी में मिले हरियाणा में? तो वो मिले थे 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी। प्रश्न नंबर 83 कि हरियाणा का दूसरा प्रमुख गणराज्य कौन सा है? देखो पहला गणराज्य है योद्धे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर है अग्रण, जो महाराजा अग्रसेन से संबंधित है, अग्रोहा। हिसार के अंदर है अग्रण गणराज्य। योद्धे था रोहतक के पास और अग्रण था हिसार के पास। हरियाणा का दूसरा प्रमुख गणराज्य था अग्रण। ऑप्शन सी उत्तर होगा। ये अर्जुनायनगढ़ है, ये महेंद्रगढ़ वाली साइड था, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी की साइड था, ध्यान रखना ये सारी चीज। प्रश्न नंबर 84 योद्धे गणराज्य में हरियाणा को क्या कहा जाता था? तो देखो योद्धे गणराज्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हरियाणा को क्या कहा जाता? बहुधान्य कहा जाता था। योद्धे गणराज्य में हरियाणा को क्या कहा जाता था? बहुधान्य। ऑप्शन ए उत्तर होगा 84 का। अगला है 85 नंबर, कुणित गणराज्य का क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में है? देखो अग्रण था, जो अग्रण पढ़ा था हमने वो था अग्रोहा की तरफ, ठीक है। योद्धे था रोहतक, अर्जुन था वो था महेंद्रगढ़, कुणित ये है अंबाड़ा की साइड। कुणित गणराज्य ये फैला हुआ था अंबाड़ा की साइड, अंबाड़ा की तरफ। अग्रणी जो गणराज्य था उसकी राजधानी थी अग्रोहा, अग्रोहा। अगला है कि कुणित गणराज्य के सिक्के कहाँ पाए जाते हैं? कुणित गणराज्य के सिक्के कहाँ पाए जाते हैं? करनाल, जगाधरी, यमुनानगर या ए और बी दोनों? हरियाणा में कुणित गणराज्य के सिक्के मुख्य रूप से राज्य के उत्तरी हिस्से विशेषकर अंबाड़ा और करनाल के आसपास पाए जाते हैं। कहाँ? करनाड़ा और अंबाड़ा। कहाँ कहाँ मिलते हैं? नारायणगढ़, बड़ी करोड़ी, छोटी करोड़ी, मदलपुर, करनाल, सदौरा, यहाँ से मिले हैं। क्योंकि कुणित फैला हुआ ही अंबाड़ा और यमुनानगर के पास था तो इसके सिक्के भी उधर ही मिलेंगे, ठीक है। यमुनानगर, अंबाड़ा, करनाल के आसपास ये फैला हुआ था, तो इसके सिक्के मिले करनाल, जगाधरी, अंबाड़ा की साइड। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? वर्धन वंश और इसका पुराना नाम क्या था? पुष्यभूति वंश। अगर आपको इसका नाम पता है पुष्यभूति वंश था तो आपको पता है किसने स्थापना करी थी इसकी? पुष्यभूति ने करी थी। पुष्यभूति ने खुद के नाम पर पुष्यभूति रखा, बाद में इसका वर्धन वंश हो गया। इसका शासक था एक हर्षवर्धन, सबसे प्रसिद्ध शासक, ठीक है। पुष्यभूति ने इसकी स्थापना करी थी। पुष्यभूति वंश और हर्षवर्धन जो वर्धन वंश दोनों एक ही है। एक राजवर्धन यहाँ का राजा हुआ था, ठीक है। हर्षवर्धन का सबसे लास्ट राजा था यहाँ पे। अगला है प्रश्न नंबर 89, किस शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने योद्धे गणराज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था? गुप्त साम्राज्य का शक्तिशाली शासक था चंद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यह जानकारी कहाँ मिलती है कि समुद्रगुप्त ने जो योद्धे गणराज्य था उसको गुप्त शासन के अंदर मिला दिया था, गुप्त साम्राज्य के अंदर मिला लिया था, जीत लिया था उसने? तो इसका सही आंसर आएगा प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन, देखो हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति यानी कि इलाहाबाद स्तंभ लेख में यह जानकारी मिलती है कि योद्धे, मालव और अर्जुनायन जैसे गणराज्यों ने समुद्रगुप्त की शक्ति से भयभीत होकर स्वेच्छा से उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसके अंदर मिलता है ये सारी डिटेल? प्रयाग प्रशस्ति। इसको इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख भी कहा जाता है। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी थी? इसकी रचना करी थी हरिसेन ने। समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था हरिसेन, उसने रचना करी थी प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। इसमें लिखा है
की जो योद्धे मालव और अर्जुनायन जैसे गणराज्य थे, इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो प्रश्न नंबर 89 का प्रयाग प्रशस्ति यानी कि ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 90। वर्धन वंश के किस शासक ने प्रतापीशील की उपाधि धारण करी थी? देखो, वर्धन वंश हरियाणा का एक प्रमुख वंश है, वर्धन वंश, जहां से हर्षवर्धन जैसे महान राजा हुए थे। और इस वंश का पहले क्या नाम था? तो इसका शुरू में नाम था पुष्यभूति वंश। वर्धन वंश को ही पुष्यभूति वंश कहते हैं, या फिर पुष्यभूति वंश को ही वर्धन वंश कहा जाता है। तो यहाँ के किस शासक ने प्रतापशील की उपाधि धारण करी थी, वो बताना हमने। कौन सा शासक था जिसने प्रतापशील की उपाधि धारण करी थी? तो इसमें देखो, वर्धन वंश यानी कि पुष्यभूति वंश के जो राजा था प्रभाकर वर्धन, उसने प्रतापशील की उपाधि धारण करी थी। किसने करी थी? प्रभाकर वर्धन ने। वे इस वंश के पहले स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज और परम भट्टारकर जैसी भव्य उपाधियां भी अपनाई थी। वर्धन वंश का शासक था प्रभाकर वर्धन। इसने ही उपाधि ली थी किसकी? प्रतापशील की, महाराजाधिराज की और परम भट्टारक जैसी। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में उन्होंने इस अदम्य साहस और विजयों के कारण प्रतापशील कहा गया है। देखो, प्रभाकर वंश को प्रतापशील कहा गया है, ये कहाँ लिखा है? हर्षचरित में लिखा है, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई किताब में। ये भी आपको ध्यान रखनी है, ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं, सारी छोटी छोटी बातें हैं। इसका आंसर होगा प्रभाकर वर्धन। तो प्रश्न नंबर 90 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रभाकर वर्धन। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। टेलीग्राम चैनल की हिस्ट्री में देखना, बहुत सारी पीडीएफ है वहाँ पर जाके, बहुत सारे हमने मॉक टेस्ट वगैरह डाल रखे हैं, अलग अलग सारी पीडीएफ वहाँ पे बहुत डाल रखी है। आ गया प्रश्न नंबर 91 कि नरवर्धन ने हरियाणा में कहाँ अपनी सत्ता स्थापित करी? देखो, नरवर्धन ये भी वर्धन वंश से संबंधित है, लेकिन इतना बड़ा महान राजा नहीं था जितना हर्षवर्धन और प्रभाकर वर्धन था। इसका एक छोटा सा हिस्सा ही इसको दिया गया था। और कौन सा हिस्सा था वो था थानेसर परगना का। थानेसर परगना का एक छोटा सा हिस्सा था जहां पर ये शासन करता था। ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 91 का। 92 का है कि 700 ईस्वी में हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी? देखो, 700 ईस्वी के आसपास जब हर्षवर्धन राजा बन चुका था, तो इसने अपनी राजधानी कुरुक्षेत्र में किस जगह पर बनाई थी? तो हर्षवर्धन ने राजधानी बनाई थी थानेसर। पहले राजधानी इसकी थाने से, हालांकि बाद में कहाँ ले गया था अपनी राजधानी को? कन्नौज ले गया था। कन्नौज इसने अपनी राजधानी बाद में शिफ्ट कर दी थी। लेकिन शुरू में हर्षवर्धन 700 ईस्वी के आसपास कुरुक्षेत्र में अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसने थानेसर बनाई थी। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा प्रश्न नंबर 92 का। प्रश्न नंबर 93 देखो, किस टाइम पीरियड के दौरान थानेसर पर हर्षवर्धन का शासन था? हर्षवर्धन ने थानेसर पर कब से कब तक शासन कर? देखो, ऊपर वाले प्रश्न में हमने पढ़ा था कि 600-700 एडी के आसपास, ठीक है, यानी कि 7वीं शताब्दी के आसपास। तो ये कब करा था? तो ये था 600 से 647 ईस्वी का। 600 से 647 ईस्वी का। सम्राट हर्षवर्धन ने 606 से 647 ईस्वी के दौरान थानेसर यानी कि वर्तमान में कुरुक्षेत्र और कन्नौज पर शासन किया था। लगभग 40-42 साल इसने शासन किया था। थानेसर बाद में इसने राजधानी बना ली थी कन्नौज। इन्होंने 16 साल की उम्र में अपने बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन संभाला था। हर्षवर्धन का बड़ा भाई था राजवर्धन, उसकी मृत्यु के पास इसने शासन संभाला था 16 साल की उम्र में। कौन सा वंश था? पुष्यभूति वंश, जिसको बाद में वर्धन वंश कहने लगा। अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज बनाई थी इन्होंने। ठीक है, पहले थानेसर राजधानी थी, बाद में इसने कन्नौज बना ली थी। इसका विशाल साम्राज्य उत्तर भारत, पंजाब, बंगाल, बिहार से लेकर दक्षिण में नर्मदा तट तक फैला हुआ था। काफी विशाल साम्राज्य था हर्षवर्धन का। और इसके दरबार में कवि था बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित लिखी थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी। पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश से संबंधित सारी जानकारी आपको हर्षचरित के अंदर मिलती है। तो कौन था इसका शक्तिशाली शासक? हर्षवर्धन। 606 से लेकर 647 तक थानेसर की राजधानी बना शासन किया था, थानेसर और कन्नौज पर। तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 93 नंबर का। 94 नंबर है कि बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? तो बाणभट्ट किसका था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षचरित इसने लिखी थी, ये हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 94 का। प्रश्न नंबर 95 की हर्षवर्धन एक नाटक लिखा। देखो, हर्षवर्धन के 3 प्रमुख है, नागानंद, और दूसरा है प्रियदर्शी का। ठीक है, और एक नाटक और लिखा था हर्षवर्धन ने, वो कौन सा था वो बताओ आप। हर्षचरित,
हर्षचरित तो उसने लिखी थी बाणभट्ट ने। नागानंद प्रियदर्शी का तीसरा नाटक जो हर्षवर्धन ने लिखा था वो कौन सा था? देखो, हर्षवर्धन एक राजा होने के साथ साथ साहित्यकार थे, 3 नाटक लिखे थे। रत्नावली, ठीक है, देखो ये 3 है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये 3 प्रमुख लिखे थे। नागानंद है बौद्ध धर्म की कथाओं पर, प्रियदर्शिका प्रेम पर आधारित, रत्नावली ये एक प्रसिद्ध नाटक है जो प्रेम पर, वत्सराजुद्दीन और राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी है। ये 3 नाटक लिखे थे हर्षवर्धन ने, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। तो इसमें खाली नागानंद दिया है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। 96 है कि किस सम्राट के समय चीनी यात्री हेनसांग आया था? देखो, हेनसांग भारत में आया था किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में। कब आया था ये? 630 में आया था, 645 में गया था। इसने 15 साल ये भारत में रहा था। ये हेनसांग 630 में आया था, 645 में गया था। हर्षवर्धन के दरबार में ये आया था। हर्षवर्धन का टाइम था 647 तक, ये उससे 2 साल पहले ही चला गया था। हर्षवर्धन, ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा प्रश्न नंबर 96 का। 97 की हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी। अगला है कि चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक में हरियाणा के किस शहर के वैभव और शक्ति की चर्चा है? देखो, हेनसांग ने किताब लिखी थी CU की, हेनसांग ने लिखी थी। हर्षवर्धन के दरबार में आया था, चाइनीज था ये, ठीक है। तो इसने किस शहर की जिक्र करा था? तो इसने कहा थानेसर का। थानेसर क्यों? क्योंकि थानेसर हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए थानेसर शहर का जिक्र करा था अपनी किताब के अंदर। CU की इसकी किताब का नाम था। ऑप्शन बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के किस स्थान के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि हरियाणा में प्रतिहारों का शासन था? हरियाणा में कौन से अभिलेख है जहां से पता कि हरियाणा के ऊपर प्रतिहार वंशों का शासक था? तो 2 हैं, एक तो है पेवा का और दूसरा है सिरसा का। अब इसमें ना तो पेवा है ना सिरसा है, लेकिन इसमें जोध का अभिलेख है जो सिरसा का है। जोध का कहां पर है? ये सिरसा के अंदर है। तो 99 का ऑप्शन ए आएगा, जोध का। लेकिन सिरसा ध्यान रखना, सिरसा से संबंधित है ये, सिरसा के अंदर है जोध का। और दूसरा है पेवा अभिलेख, जहां से हमें दोनों जगह से हमें जानकारी मिलती है कि हरियाणा में प्रतिहारों का शासन था। इस प्रश्न का उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, जोध का। आखिरी प्रश्न है, हरियाणा में हर्षवर्धन के काल में तांबे के सिक्के कहां से आए थे? हर्षवर्धन के काल में तांबे के सिक्के तो वो आए थे सोनीपत से। कहां से आए थे? सोनीपत से। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये आज की हमारी क्लास की 100 प्रश्न है, सारे के सारे हरियाणा जीके के हैं। हरियाणा से संबंधित है ये सारे के सारे प्रश्न, क्योंकि आप चाहे कोई पेपर दे लो, चाहे हाई कोर्ट का पेपर, जहां भी हरियाणा जीके आएगी इन्हीं प्रश्न में से पूछी जाएगी। लास्ट में तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्लास है आपकी। हम मॉक टेस्ट सीरीज भी चला रखी है, वो अलग से चलती रहेगी। साथ के साथ बीच में ऐसे ही एक मैराथन क्लास हम करने वाले हैं। इस क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब का। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। काफ़ी सारी PDF, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है। तो फिलहाल ये आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। 100% सभी का डिटेल में हमने सॉल्यूशन आज किया है। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।